नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई सुनील सर में। दोस्तों, आज आप सभी के लिए यहाँ पर जीके और जनरल साइंस के बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेकर यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं आर्मी जीडी, टेक्निकल क्लर्क, एसएससी जीडी, राजस्थान पुलिस एसआई, रेलवे ग्रुप डी या अन्य भारत में आयोजित होने वाली जितनी भी एग्जाम्स हैं उसमें पूछे जाने वाले क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं या फिर आगामी एग्जाम में पूछ जाने की पूरी पूरी संभावना रहती है, उसी प्रकार के कुछ क्वेश्चनों का संग्रह मैं यहां पर लेकर आया हूं। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं आज की हमारी इस क्लास का पहला क्वेश्चन। आप सभी के सामने बहुत शानदार क्वेश्चन, और क्वेश्चन देखिए क्या है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। तो दोस्तों, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को होता है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, ग्लोब पर 0 डिग्री अक्षांश, सॉरी दोस्तों माफी चाहूंगा, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। ग्लोब पर 0 डिग्री अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। सूर्य जब दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को होता है, उस समय दोस्तों इस पूरे के पूरे दक्षिणी गोलार्ध में यहां पर दिन की अवधि क्या होती है? बड़ी, और रात क्या होती है? छोटी। ये भी पूछ सकते हैं दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटी रात कब होगी? तो 22 दिसंबर को ही होगी। और इसी समय 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ी रात के रूप में पहचान रखता है। तो ऐसा क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है। इसको अगर दोस्तों आप बड़े ध्यान से और व्याख्या सहित पढ़ना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक जो इन क्वेश्चनों का लिंक है वो मेरे वीडियो में डाल दूंगा, वहां से आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे हम क्लास को लंबा नहीं करेंगे, उसमें से आप देख सकते हैं। निम्न में से कौन सा शहर नील नदी के किनारे बसा हुआ है? नील नदी दोस्तों दुनिया की सबसे लंबी नदी, क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है। नील नदी का उद्गम कहां से होता है? तो नील नदी का उद्गम दोस्तों विक्टोरिया झील से होता है। कौन सी झील से होता है? विक्टोरिया झील से। और अंत में ये कहां पर गिरती है? दोस्तों यह अंत में भूमध्य सागर में गिरती है। और नील नदी पर अफ्रीका का सबसे बड़ा बांध बना हुआ है जिसका नाम है असवान बांध। कौन सा बांध है? असवान बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है? तो ये दोस्तों असवान बांध है, ये नील नदी पर बना है। और ये कौन से देश में स्थित है? तो ये मिस्र देश में स्थित है। क्वेश्चन है नील नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? तो दोस्तों नील नदी के किनारे बसा हुआ है कौन सा शहर? खार्तूम शहर। ये भी आपको यहां पर दोस्तों याद रखना है। विश्व की सबसे लंबी नदी, उद्गम ब्लू नील और सफेद नील के नाम से विक्टोरिया झील से भूमध्य सागर में गिरती है। इस नदी पर एक बड़ा बांध बना है जिसका नाम असवान बांध है। और असवान बांध कहां पर स्थित है? मिस्र में। कौन सी नदी पर? नील नदी पर स्थित है। दोस्तों अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में मुझे आप साथ में बताते रहिए कि ये क्वेश्चन और क्लास आपको कैसी लगी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहां पर वर्ल्ड जीके, इंडिया जीके और जनरल साइंस के बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको मिलेंगे। 25 क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, थोड़े समय की है। ग्रैंड कुली डैम निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? ग्रैंड कुली डैम जो है वो कौन सी नदी पर स्थित है? तो दोस्तों यह कौन सी नदी पर स्थित है? कोलंबिया नदी पर स्थित है। कोलंबिया नदी कहां पर बहती है? तो दोस्तों ये अमेरिका जो है, उस अमेरिका का वाशिंगटन जो राज्य है, कौन सा राज्य है? वाशिंगटन जो राज्य है उसमें बना हुआ ये बांध है ग्रैंड कुली डैम। कौन सी नदी पर? कोलंबिया नदी पर। इसी तरह से अगर हम बात करें पराना नदी के बारे में, तो दोस्तों पराना नदी है ये दक्षिणी मध्य अमेरिका, मतलब दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में बहने वाली एक नदी है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में बहने वाली नदी। ये नदी जो है 3 देशों से होकर बहती है। इसका उद्गम ब्राजील में होता है। ब्राजील से जाती है कहां पर? प्राग्वे में जाती है। और प्राग्वे से कहां जाती है? अर्जेंटीना में जाती है। कहां जाती है? अर्जेंटीना में। उसके बाद ये अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। तो ये दक्षिणी अमेरिका की एक महत्वपूर्ण नदी, हम कह सकते हैं कि अमेजन नदी जो है वो दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है और विश्व की भी सबसे बड़ी है अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से। लेकिन पराना जो नदी है ये दक्षिणी अमेरिका की दूसरी बड़ी नदी है। ये क्या है? दूसरी बड़ी नदी। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की दूसरी बड़ी नदी कौन सी है? पराना।
और जेम्बेजी नदी के बारे में अगर बात करें दोस्तों, तो जेम्बेजी जो नदी है ये अफ्रीका महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली नदी है। कौन से महाद्वीप में? अफ्रीका महाद्वीप में बहने वाली नदी है, ठीक है। और जेम्बेजी नदी पर एक जलप्रपात भी बना हुआ है जिसका नाम है विक्टोरिया जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात है? विक्टोरिया जलप्रपात, जो किस नदी पर स्थित है? जेम्बेजी नदी पर स्थित है। और विक्टोरिया जलप्रपात की ऊंचाई दोस्तों 50 मीटर ऊंचाई है। कितना मीटर ऊंचा है? 50 मीटर। और जेम्बेजी जो नदी है यह अफ्रीका महाद्वीप की चौथी सबसे लंबी नदी है। चौथी सबसे लंबी नदी कौन सी है? जेम्बेजी। तो जेम्बेजी नदी अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। इस नदी पर एक जलप्रपात बना है जिसका नाम है विक्टोरिया जलप्रपात। ऊंचाई कितनी? 50 मीटर। और ये अफ्रीका महाद्वीप की चौथी सबसे लंबी नदी के रूप में जानी जाती है। तो दोस्तों अपनी यहां पर कोशिश यही रहेगी, प्रत्येक क्वेश्चन को व्याख्या सहित और शानदार तरीके से पढ़ाएं ताकि आपकी तैयारी को बेहतर किया जा सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा है? तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन का डेल्टा है। दोस्तों सुंदरबन का डेल्टा बनाती है कौन सी नदी? गंगा। और दूसरी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी। इन दोनों का संगम बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले डेल्टा बनाती है जिसको हम सुंदरबन का डेल्टा कहते हैं। दोस्तों इस डेल्टा का नाम सुंदरबन क्यों पड़ा? क्योंकि यहां पर सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं। इसी वजह से इस सुंदरी वृक्ष के समूह वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? सुंदरबन के डेल्टा के नाम से जानते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगर आप इसी प्रकार के हमारे और भी क्वेश्चन पढ़ना चाहते हो तो हमारी प्लेलिस्ट से आप ही पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरियार जल विद्युत परियोजना कौन से राज्य में स्थित है? पेरियार जल विद्युत परियोजना है दोस्तों ये भारत के कौन से राज्य में है? ये केरल राज्य में स्थित है। कौन सी नदी पर स्थित है? तो दोस्तों ये पेरियार नदी पर स्थित है। पेरियार नदी का उद्गम केरल में पश्चिमी घाट से होता है, पश्चिमी घाट पर बहती है और अंत में यह नदी कहां गिरती है? अरब सागर में गिरती है। तो यह भी पूछ जा सकता है कि निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो पेरियार नदी अरब सागर में गिरती है, केरल में बहती है और पेरियार जल विद्युत परियोजना केरल में बनी हुई है। ठीक है दोस्तों, पेरियार नदी जो है, इस पेरियार नदी पर एक और भी बांध बना है और इस बांध का नाम है इडुक्की बांध। कौन सा बांध है? इडुक्की बांध। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि इडुक्की बांध परियोजना कहां पर स्थित है, तो ये केरल में स्थित है, पेरियार नदी पर स्थित है और केरल को जल विद्युत की आवश्यकता की पूर्ति इडुक्की जल विद्युत परियोजना से ही होती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों मुझे आप साथ साथ में बताते रहें कि ये क्लास आपको कैसी लगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और लाइक जरूर करें। देखिए क्वेश्चन, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाने वाला मुख्य जंतु कौन सा है? दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में एक सींग वाले गेंडे के लिए अपनी दुनिया भर में ये जाने जाते हैं। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो ये भारत के असम राज्य में स्थित है, बहुत बार पूछा जा चुका है। इसके अलावा दोस्तों ये कांजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है उसे सन 1905 में घोषित किया था, किसके रूप में? राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया। ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है कि कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो आसाम में स्थित है इसे राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया? तो सन 1905 में घोषित किया गया। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। देखते हैं अगला क्वेश्चन, झरिया कोयला की खान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। झरिया कोयले की खान है ये झारखंड में स्थित है। झारखंड राज्य के गठन से पहले ये जो खान है ये कहां हुआ करती थी? बिहार में हुआ करती थी, लेकिन अब ये कहां पर है? झारखंड में, क्योंकि बिहार से अलग होकर नया राज्य बना था झारखंड। ठीक है, तो इसलिए वर्तमान में ये कहां पर है? झारखंड में स्थित है और यह भारत की सबसे बड़ी कोयले की खान है। झरिया किसकी खान है? कोयले की खान है। तो भारत की सबसे बड़ी कोयले की खान कौन सी है? झरिया। झ से झरिया है और झ से कौन है? झारखंड में स्थित है। आप इस तरीके से भी इसको यादें कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारत के किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है? कि भारत के किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहते हैं? तो दोस्तों वह कौन है? बेंगलुरु है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी के रूप में जाना जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कार्य यहाँ पर ज्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का निर्माण ज्यादा होता है। अब तक काम में आने वाला विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है? कि अब तक काम में आने वाला विश्व का
पुराना, सबसे पुराना भाप का इंजन कौन सा है? तो वह कौन सा है? वह फेरी क्वीन है। कौन सा इंजन है? फेरी क्वीन। यह आरआरबी की एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है, भूलना नहीं है, याद कर लेना है। नेक्स्ट है, ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? ओणम कौन से राज्य का प्रमुख त्योहार है? बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। और ओणम जो है दोस्तों, ये किस राज्य का है? केरल राज्य का प्रमुख त्योहार है। इसी तरह से आप नाम सुनते हैं, बिहू के बारे में बहुत बार पूछा गया है, ये असम का प्रमुख त्योहार है। इसी प्रकार से आप बात करें कि अगर नाम आ जाए भोगाली, भोगाली बिहू कहाँ का त्योहार है? तो भोगाली बिहू भी कहाँ का त्योहार है? असम का ही है। और रंगोली बिहू भी आपसे पूछा जाए, रंगोली बिहू आपसे पूछा जाए तो भी आपको आंसर क्या देना है? आसाम ही देना है। दोस्तों जहां जहां पर जिस शब्द से पहले बिहू जुड़ जाए, पहले या बाद में जुड़ जाए, इसका मतलब बिहू जो है वो कहाँ का प्रसिद्ध त्योहार है? वो असम राज्य का ही प्रमुख त्योहार के रूप में जाना जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्य शिल्प कला है कहां स्थित है? इनमें से कहां पर स्थित है भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्य शिल्प कला देखी जा सकती है? तो कहां पर होगा दोस्तों? देश क्वेश्चन का आंसर, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों ये, और बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। ये तमिलनाडु में स्थित है, चेन्नई में स्थित है, और वहां पर एक स्थान है जिसका नाम है चिदम्बरम। कौन सा स्थान है? चिदम्बरम एक स्थान है। चिदम्बरम नामक स्थान चेन्नई कौन से राज्य में बना हुआ है? तमिलनाडु राज्य में बना हुआ है। ये दोस्तों भगवान शिव जो है, नटराज है, भगवान गोविंद राम पेरुमल को समर्पित एक प्राचीन मंदिर है। देखो जानकारी रखना इसके बारे में, ये जो भगवान नटराजन का प्रसिद्ध मंदिर है, ये भगवान शिव नटराज, मतलब वहां पर नटराज भगवान शिव के रूप में वहां पर पूजा। भगवान गोविंद राज पेरुमल, गोविंद राज पेरुमल जो है उनको समर्पित ये प्राचीन मंदिर है जिसका नाम है भगवान नटराजन का मंदिर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन। एतमादौला का मकबरा कहां पर स्थित है? एतमादौला का मकबरा निम्न में से कहां पर स्थित है? तो दोस्तों यह मकबरा आगरा में स्थित है। आगरा कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है। इस मकबरे का निर्माण किसने करवाया? तो इस मकबरे का निर्माण करवाया था नूरजहां ने। नूरजहां ने अपने पिता की याद में करवाया था, अपने पिता की याद में करवाया था। इनके पिता का नाम क्या था? तो दोस्तों नूरजहां के पिता का नाम क्या था? गियासुद्दीन, गियासुद्दीन बेग उनका नाम था। उनकी याद में उनकी पुत्री नूरजहां ने आगरा में कौन सी नदी के किनारे? यमुना नदी के किनारे एतमुद्दौला का मकबरा बनाया गया। और ये कौन थे? गयासुद्दीन बेग कौन थे? तो ये नूरजहां के पिता थे। और दोस्तों मुगल शासक कौन? जहांगीर। जहांगीर के दरबार में ये क्या थे? एक मंत्री के पद पर काम करते थे। याद रखना, गयासुद्दीन है वो कहां पर? गियासउद्दीन बेग जो है ये जहांगीर के दरबार में काम किया करते थे, उनके दरबार में मंत्री थे। उनकी बेटी नूरजहां ने इनकी स्मृति में आगरा में यमुना नदी के किनारे एक मकबरा बनवाया जिसका नाम क्या है? एतमादुद्दौला का मकबरा। बहुत बार पूछा जा चुका है। दोस्तों हमारा तरीका यही रहेगा, प्रत्येक क्वेश्चन को व्याख्या सहित पढ़ाने का, ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। जो दोस्त यहां पर पहली बार जुड़ रहे प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि प्रतिदिन जब वीडियो डाला जाए तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। एलिफेंटा दर्रा किस देश में स्थित है? दोस्तों एलिफेंटा दर्रा कहां पर स्थित है? श्रीलंका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो दोस्तों भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहां पर है? देहरादून में स्थित है। देहरादून किसकी राजधानी है? ये उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, वहां पर बना हुआ है ये भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय। ये मुख्यालय कब बनाया गया था? तो दोस्तों ये मुख्यालय बनाया गया था 1767 ईस्वी में। किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये बनाया गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा इस भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय बनाया गया। ये क्या काम करता है दोस्तों? ये भू सर्वेक्षण विभाग है और ये भारत में नक्शे बनाने का कार्य करता है। याद कर लें, कहां पर? देहरादून में, उत्तराखंड में। 1767 में किसने? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा स्थापित किया गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
निम्न में से कौन सी भाषा को देव भाषा भी कहा जाता है? तो संस्कृत भाषा को देव भाषा कहा जाता है क्योंकि सभी भाषाओं में सबसे प्राचीन जो भाषा है वो कौन सी है? संस्कृत भाषा है, इसलिए इसे देव भाषा के रूप में जाना जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में रेडियो का प्रसारण प्रारंभ किस वर्ष से हुआ है? भारत में रेडियो का प्रसारण दोस्तों सन 1927 में हुआ था। वैसे आपको कहीं कहीं पर लिखने को मिलेगा 1936 भी आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। ये क्यों होता है दोस्तों? 8 जून, कितनी तारीख को? 8 जून 1936 को ऑल इंडिया रेडियो, कौन है? ऑल इंडिया रेडियो यानी कौन? आकाशवाणी की सौगात मिली थी। यानी आकाशवाणी की स्थापना 8 जून 1936 को हुई थी। लेकिन भारत में रेडियो के प्रसारण की शुरुआत है ये सबसे पहले 2 शहरों में हुई थी। एक तो कौन सा शहर भारत का? मुंबई। दूसरा कौन सा शहर है? कोलकाता। इन दोनों में 1927 में निजी ट्रांसमीटर, निजी रेडियो की शुरुआत 1927 में हुई है। आकाशवाणी की शुरुआत आप कह सकते हो 8 जून 1936 को हुई है, लेकिन निजी ट्रांसमीटर थे मुंबई और कोलकाता में जिनकी स्थापना 1927 में हुई है। और इस 1927 वाले जो हैं इनका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो इनका राष्ट्रीयकरण 1930 में कर दिया और सरकार ने अपने अधिकार में ले लिया था। तो ये पूछ सकते हैं कि भारत में 1927 में पहले रेडियो के प्रसारण की शुरुआत हुई थी, उसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1930 में उसका राष्ट्रीयकरण किया गया। अब देखते हैं राजनीति विज्ञान के प्रश्न। कैसे कैसे प्रश्न है? भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस पद का उल्लेख ही नहीं है? कि भारतीय मूल जो संविधान है इसमें से कौन से पद का उल्लेख उसमें नहीं है? तो दोस्तों उप प्रधानमंत्री के पद का उल्लेख भारतीय संविधान में कहीं भी नहीं है। उसके बाद इसको जोड़ा गया है उप प्रधानमंत्री के पद को, लेकिन मूल संविधान में उप प्रधानमंत्री के पद का कहीं कोई उल्लेख ही नहीं है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, एक बार सेकंड ग्रेड में, एक बार आरएएस की एग्जाम में और एक बार आरआरबी कोलकाता के एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? कभी जरूरत पड़े कि लोकसभा के अध्यक्ष को अस्थायी रूप से नियुक्त करना है तो उस समय लोकसभा के अध्यक्ष की अस्थायी नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। लोकसभा के अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। हम अस्थायी की बात कर रहे हैं, हम सीधे लोकसभा के अध्यक्ष की बात ही नहीं कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इसी प्रकार के बहुत शानदार क्वेश्चन आपको यहां पर मिलेंगे। अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही मुझे आप कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि आपको ये क्वेश्चन और ये क्लास कैसी लगी, और इसमें अगर किसी प्रकार की कमी हो तो हम कैसा बदलाव करें ये भी हमें जरूर बताएं। चलिए देखते हैं। निर्णायक मत देने का अधिकार इनमें से किसको है? कि इनमें से कौन है जो निर्णायक मत दे सकता है? तो वह लोकसभा अध्यक्ष ही होता है जो निर्णायक मत देता है। यानी किसी निर्णय को करने के लिए निर्णायक मत लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति निम्न में से कौन करता है? भारत में महान्यायवादी की नियुक्ति है ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। एंटॉर्नी जनरल जिसको आप कहते हो उसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इसे भूलना नहीं है और बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और हमारे यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है दोस्तों ये एसएससी में, ये रेलवे ग्रुप डी में, ये एनटीपीसी में, ये आर्मी के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब साइंस स्टार्ट हो चुकी है। दाब किसका मात्रक है? किसका मात्रक है दाब? तो दोस्तों पास्कल। दाब का मात्रक क्या है? पास्कल है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए डाइन जो है ये डाइन, ये बल की एक सीजीएस पद्धति होती है उसका मात्रक होता है। डाइन बल की सीजीएस मात्रक का डाइन होता है। अर्ग क्या है? तो दोस्तों यह कार्य की, किसकी? कार्य की सीजीएस जो पद्धति होती है उसका मात्रक क्या होता है? अर्ग होता है। एग्जाम में पूछ सकते हैं कि कार्य की सीजीएस पद्धति का मात्रक कौन है? तो अर्ग है। और बल की सीजीएस मात्रक जो है वो कौन? डाइन है। और दाब का मात्रक कौन है? पास्कल है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो दोस्तों एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? डायोप्टर है। बहुत बार एग्जाम में पूछा
जा चुका है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? तो दूध से क्रीम निकालने में अपकेंद्रीय बल लगता है। दोस्तों दो बल हैं, एक अपकेंद्रीय अभिकेंद्रीय बल और दूसरा कौन सा है? अपकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल का मतलब क्या होता है? जो बल परिधि से केंद्र की ओर लगता है उस बल को हम क्या कहते हैं? अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। जो बल केंद्र से परिधि की ओर लगता है उसको अपन क्या कहते हैं? अपकेंद्रीय बल कहते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, दूध से मक्खन निकालने पर क्या दूध का घनत्व बढ़ता है, क्या दूध का घनत्व घटता है, क्या दूध का घनत्व अपरिवर्तित रहता है, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों दूध से मक्खन निकालने के बाद दूध का घनत्व बढ़ जाता है। याद कर लेना, कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। दोस्तों इसी प्रकार के क्वेश्चन अगर आप और पढ़ना चाहते हैं तो मेरी प्ले लिस्ट से आप ही पढ़ सकते हैं, वहां पर आपको बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन मिलेंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, ध्वनि नहीं गुजर सकती। ध्वनि किससे नहीं गुजर सकती? दोस्तों ध्वनि निर्वात से नहीं गुजर सकती है। दोस्तों आज के सिर्फ ये इतने क्वेश्चन, आपको कैसे लगे मुझे आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में रिप्लाई देते रहें। आप इसी के साथ अगर आप इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। मैं प्रतिदिन इसी प्रकार की वीडियो डालता रहूंगा और आपकी तैयारी को बेहतर करता रहूंगा। दोस्तों आज के सिर्फ इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।